आज हम इतिहास के एक ऐसे दिन की बात करने वाले हैं जब एक किताब को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। ये वो घटना थी जिसने भारत में सामाजिक क्रांति की एक ऐसी आग जलाई जो आज तक सुलग रही है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है। जश्न का माहौल होना चाहिए, पर उसकी जगह हजारों लोग एक प्राचीन ग्रंथ को आग लगाने के लिए जमा हुए हैं। ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक ऐलाने जंग था। पर किसके खिलाफ? चलिए जानते हैं। देखिए, इस आग की लपटों को समझने के लिए हमें पहले उस चिंगारी तक चलना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। और वो चिंगारी थी महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह, ये नाम तो सुना होगा, पर यह सिर्फ पानी के लिए एक लड़ाई के तौर पर शुरू हुआ था। लेकिन बहुत जल्द ये इंसान होने के हक, मानवीय गरिमा और सम्मान की जंग बन गया। एक तरह से ये हजारों साल पुरानी सामाजिक व्यवस्था पर सीधा हमला था। अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ बड़ी बड़ी विचारधाराओं से शुरू होती हैं, है ना? पर ये कहानी शुरू हुई एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही इंसानी जरूरत से, पानी। अब देखिए, यहाँ कहानी में एक पेंच है। कानून तो 1923 में ही बन गया था, जिसने दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी लेने का हक दे दिया था। लेकिन कागज पर अधिकार मिलना और असलियत में उसे इस्तेमाल का पाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क था। हक मिलने के 4 साल बाद भी जब कुछ नहीं बदला, तो 1927 में डॉक्टर अंबेडकर को हजारों लोगों के साथ आकर उस हक को जताना पड़ा। ये साफ था कि कानून और समाज के बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी। और फिर जो हुआ वो अपमान की इंतहा थी। जब दलितों ने उस तालाब से पानी पिया, तो ऊंची जाति के हिंदुओं ने गाय के गोबर, गोमूत्र और दूसरी चीजों से उस तालाब का शुद्धिकरण किया। मतलब इंसानी स्पर्श को जानवरों के मल मूत्र से भी ज्यादा अपवित्र माना गया। और बस यही वो मोड़ था जहां लड़ाई पानी से हटकर उस सोच पर आ गई, उस विचारधारा पर जो इंसानों में ऐसा फर्क करती थी। अब आंदोलन का निशाना एकदम साफ हो चुका था। वो विचारधारा जिसका प्रतीक था एक प्राचीन ग्रंथ, मनुस्मृति। डॉक्टर अंबेडकर के लिए मनुस्मृति सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं थी। उनकी नज़र में ये एक तरह का कानूनी कोड था, एक ऐसा संविधान था जो सदियों से गैर बराबरी को, ऊंच नीच को सही ठहराता आ रहा था। इसीलिए उन्होंने इसे गुलामी का बाइबिल कहा। और ये सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने बाकायदा मनुस्मृति के अंदर से ही सबूत पेश किए। उन्होंने कुछ ऐसे श्लोकों का जिक्र किया जो साफ साफ हिंसा, गुलामी और औरतों के दमन की बात करते थे। जैसे कि अगर कोई निचली जाति का व्यक्ति ब्राह्मण को सलाह दे तो उसके कानों में खौलता तेल डाल दो, या कि औरतें कभी आज़ादी के लायक नहीं होती। तो एक तरह से ये दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ थी मनु की दुनिया, जहां सब कुछ जन्म से तय था, जहां ऊंच नीच एक नियम था। और दूसरी तरफ थी सत्याग्रहियों की वो दुनिया जिसका वो सपना देख रहे थे, बराबरी, आज़ादी और नागरिक अधिकारों की दुनिया। लेकिन ये सिर्फ किसी चीज को खत्म करने का दिन नहीं था, ये कुछ नया बनाने का, एक नई नींव रखने का भी दिन था। और यहाँ देखिए, इस विरोध की रणनीति कितनी गहरी थी। चिता को आग किसने लगाई? दलित संतों के साथ साथ एक प्रगतिशील ब्राह्मण GN सहस्त्रबुद्धे ने। संदेश एकदम साफ था, लड़ाई किसी जाति या समुदाय से नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद से है। मतलब जन्म के आधार पर ऊंच नीच मानने वाली उस सोच से है। तो 25 दिसंबर 1927 को सिर्फ एक किताब नहीं चली, बल्कि एक नए भारत का खाका तैयार हुआ। उस दिन ये 4 संकल्प लिए गए जो एक तरह से समानता का घोषणा पत्र थे। जन्म से सब बराबर हैं, कानून कोई किताब नहीं बल्कि लोग बनाएंगे, और सबको बराबरी के हक मिलेंगे। और सोचिए, ये सब हमारे संविधान के बनने से भी कई साल पहले हो रहा था। और उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने खास तौर पर महिलाओं से बात की। उन्होंने उनसे कहा कि जिस तरह से वो साड़ियां पहनती हैं, वो भी गुलामी और अपमान का एक प्रतीक बन गया है, और उसे बदलना भी आत्मसम्मान की लड़ाई का एक जरूरी हिस्सा है। ये जाति की लड़ाई को औरतों की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ने का एक जबरदस्त उदाहरण था। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर इस घटना का आज क्या मतलब है? चलिए इस कहानी को सीधे आज के दौर से जोड़कर देखते हैं कि इसकी विरासत आज भी जिंदा क्यों है। मनुस्मृति को जलाना एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जमीनी लड़ाई वो बहुत लंबी चली। चावदार तालाब पर कानूनी हक पाने में ही पूरे 10 साल और लग गए। ये बात हमें याद दिलाती है कि बड़े प्रतीकों के बाद भी असल बदलाव के लिए एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष करना पड़ता है।
और ये मत समझिएगा कि ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। मनुस्मृति आज भी एक बहुत ही संवेदनशील और कह सकते हैं कि एक विभाजनकारी प्रतीक है। अभी हाल ही की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसे सिलेबस में शामिल करने पर जबरदस्त हंगामा हुआ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो कुछ छात्रों को सिर्फ इसे जलाने की योजना बनाने के लिए ही एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। तो आखिर में हम 1927 की उस घटना की विरासत को कैसे समझें? इसे हम आधुनिक भारत की सबसे बड़ी वैचारिक लड़ाई कह सकते हैं। एक तरफ मनु के कानून हैं जो ऊंच नीच पर आधारित हैं और दूसरी तरफ है भारत का संविधान जो बराबरी, न्याय और भाईचारे की बात करता है। तो सवाल आज भी वही है, लगभग 100 साल बाद क्या मनु और संविधान के बीच की ये जंग वाकई खत्म हो गई है, या ये लड़ाई आज भी हमारे समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लगातार जारी है?